मित्रों, आज अबू धाबी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के बीच 13वीं हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स संपन्न हुई। एक ऐसा मैकेनिज्म जो दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर बनाना, व्यापार बढ़ाना और निवेश के लिए रास्ते सरल करना और नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए ये मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मेरे स्वयं के कार्यकाल में कोविड के एक वर्ष में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे किया, बाकी लगातार हर वर्ष ये हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स की मीटिंग रेगुलरली हुई है। अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी आदिया के जो प्रमुख हैं, हिज हाइनेस शेख हामिद बिन जायद अल नहयान इसको लीड करते हैं और जिस प्रकार से हमारे नेताओं के बीच में संबंध बहुत ही मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 2015 के बाद 7 बार आए हैं यहाँ। हाल में ही यूएई के प्रेसिडेंट भी आए थे वाइब्रेंट गुजरात में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सबसे उच्च स्तरीय सम्मान भी दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद, अगस्त 2019 में। कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे यहाँ पे बड़ा जश्न भी मना और बुर्ज खलीफा पर उन्होंने एक प्रकार से सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे उनको शुभकामनाएं और बधाई दी। बहुत सुंदर सा लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से, जिसका जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो शायद 2 मिलियन व्यूज तुरंत हो गए। ये दर्शाता है कैसे भारत और यूएई के बीच में संबंध सुधरते जा रहे हैं। हमने आपस में गत 3 वर्षों से लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने का भी प्रयास जो शुरू किया था वो भी सफलतापूर्वक आगे तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई यहां पे स्थापित हो गई है। वर्चुअल ट्रेड यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों देशों के बीच में डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज हो सके, उसको भी सुनिश्चित किया गया है। नए क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के, जैसे आज की चर्चा में डिफेंस और एरोस्पेस, 2 नए क्षेत्रों के ऊपर, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजीज में उन्होंने बहुत रुचि दिखाई आज। और हमारे साथ इन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका जी थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो एक पोजीशन पेपर और पोटेंशियल के बारे में जानकारियां दें। यूएई को इंटरेस्ट है उसमें। इसी प्रकार से अगर कोई निवेश में, कोई 2 तरफा निवेश में किसी को तकलीफ आती है, कोई भी और प्रकार की समस्या व्यापार के संबंध में दोनों देश के बीच होती है, तो ये हाई लेवल टास्क फोर्स में उसको रिजॉल्व किया जाता है। कई वर्षों से यहाँ पे इनकम टैक्स का अवसर लगाने की एक बात पेंडिंग थी। पिछली बार की HLTFI में मैंने रेज किया, बहुत ही जल्द थोड़े समय में
यूएई ने एक्सेप्ट किया और अब इनकम टैक्स का अफसर हमारे यहाँ पे एम्बेसी में रहते हैं जो फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पीड अप कर पाते हैं। तो अलग अलग तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध और बढ़ते जा रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो लक्ष्य रखा था सीपा के समय, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय, कि हम द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। पिछले साल $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड अचीव कर लिया मात्र 3 वर्षों में। और अब हमने आज एक नया लक्ष्य रखा है कि नॉन ऑयल नॉन प्रेशियस मेटल्स $100 बिलियन के ट्रेड के ऊपर दोनों टीम काम करेंगी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन CII, फिक्की, एसोचैम तीनों संस्थाओं का, उनके CII और फिक्की के तो प्रेसिडेंट्स भी आए हैं, लगभग 70 से ज़्यादा। और इतना बड़ा डेलीगेशन मुझे नहीं लगता यूएई कभी भारत से आया है। ये दर्शाता है कितना इंटरेस्ट है यूएई के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने का। हमारे दोनों देश के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं इस बार जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे व्यापार बढ़ाने का। एक है टेक्सटाइल का क्षेत्र, टेक्सटाइल, होम डेकोर, जो पूरी चेन है। एक है मत्स्य का क्षेत्र, फिशरीज। एक लेदर एंड लेदर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स। आज की चर्चा में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि हम यूएई और भारत मिलके तीसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग, हाउसिंग, इन फील्ड्स में भी भारत के पास क्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी और कौशल है, युवा शक्ति है, यूएई के पास निवेश की ताकत है। दोनों मिलके बहुत सारी संभावनाएं नई खुल जाती हैं। उसके ऊपर भी दोनों ने आगे काम करने का आज पोटेंशियल के ऊपर चर्चा की है, संभावनाओं पे चर्चा की है और हम आगे इसको और डेवलप करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 5वां सबसे बड़ा निवेशक एफडीआई में यूएई बन गया है और एफआईआई इन्वेस्टमेंट में भी उनको रुचि है बड़े पैमाने पे स्टॉक मार्केट में निवेश करने की, जिसके लिए हमारी बातचीत चल रही है। यहाँ के मंत्री ने, जो कॉमर्स और ट्रेड देखते हैं, सराहना की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टेप्स लिए हैं, कंप्लायंस बर्डन कम करना, डीक्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देना, पुराने कानून समाप्त करना, सिंप्लीफाई करना सब प्रोसेस प्रोसीजर्स को, उसकी बड़े सराहना करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे चलकर तेजी से बढ़ेगी, इस पे उनको कोई संदेह नहीं है और वो चाहते हैं कि यूएई भारत की विकास यात्रा का एक सहभागी बने और हम दोनों मिलके आगे काम बढ़ाएं, दोनों देश के बीच व्यापार भी बढ़ाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, कल्चरल कांटेक्ट बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ काम करें। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज से 10 साल पहले यूएई में मात्र 22 लाख लोग भारत के नौकरी करते थे या काम करते थे। आज वो नंबर बढ़ के लगभग 42 लाख करोड़ हो गए। तो आप देखिए कितनी बड़ा पैमाने पे
हमारे भारत के युवा युवती, हमारे टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को यहाँ पे अवसर मिलते हैं। इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें कामगार भी हैं। और एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि इतनी अच्छी तरीके से जो लोग यहाँ आते हैं काम करने, उनकी देखरेख की जाती है, चाहे वो कोविड का समय हो जब उनको एकदम परिवार की तरह यहाँ पे रखा गया। जो लोग यहाँ काम करने आते हैं उनको अच्छी जगह रहना, अच्छा खाना पीना, उनका ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक के खेल कूद की फैसिलिटीज भी इनके हाउसिंग कॉलोनीज में सभी वर्कर्स को मिलती है, जिससे वो तंदुरुस्त भी रहे और अच्छा काम भी कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा था, भारत और यूएई का जो संबंध है ये एक रोल मॉडल बनेगा पूरी विश्व के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि इस विकास यात्रा में, अमृतकाल की विकास यात्रा में, जब एक विकसित भारत के रूप में भारत उभरता है, तब यूएई हमारा साझेदार, हमारा ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे भी हमारे साथ रहेगा। एक खुशखबरी से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे एम्बेसडर श्री संजय सुधीर को कल ही यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। ये दर्शाता है कि इन्होंने अच्छा काम किया। ये भी दर्शाता है कि भारत यूएई के संबंध सुधारने में, बढ़ाने में और मजबूत बनाने में जो इनका रोल रहा है, जो गत 3 वर्ष में सफलताएं हुई हैं, वो भी सही रास्ते पे चल रही है। उसका भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। धन्यवाद। सर, आपने जो बोला कि नॉन ऑयल एंड नॉन प्रेशियस मेटल्स 100 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है, $100 बिलियन डॉलर्स। अभी करंट एग्जिस्टिंग क्या उसका वॉल्यूम है, कितने आपने कोई डेडलाइन रखी है? लगभग अभी 50-55 बिलियन डॉलर है, जिसको हमें बढ़ा के 100 बिलियन लेके जाए। हमारा अंदाजा है 3-3.5 साल में इसको सफलतापूर्वक करेंगे। आज कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हुई है, लेकिन इसकी मोडालिटीज, कौन इसमें प्राइवेट सेक्टर से, कौन पब्लिक सेक्टर से इन्वॉल्व हो सकता है, किस प्रकार से, किन देशों के ऊपर हमने देखना चाहिए, वो सब अभी मिलके दोनों डिपार्टमेंट्स, हमारा उद्योग और वाणिज्य विभाग और उनका फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट मिलके इसको डेवलप करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। जिस प्रकार से हमने आज ये थर्ड कंट्री में जॉइंट प्रोजेक्ट्स की बात की, ऐसे ही लगभग 3 वर्ष पहले एक मेरी यूएई की विजिट में डीपी वर्ल्ड ने मुझे बताया था कि चाइना के साथ मिलकर यूएई में उन्होंने एक बड़े मॉल्स बनाए हैं, जहां पे शोरूम्स भी हैं और वेयर हाउसेस भी हैं, और कई चाइनीज कंपनीज यहाँ पे अपना सामान रखती हैं, शोध करती हैं अपने शोरूम में। दुनिया भर के बायर्स यहाँ आते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो पीछे वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में जाके इंस्पेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और हाथ की हाथ माल शिप हो जाता है। तो माल सिलेक्ट करने से लेकर डिलीवरी तक कुछ केसेस में तो चंद घंटों में पहुंच जाते हैं, कुछ केसेस में कुछ ही दिनों में यहां से, दुबई से सीधा पहुंच जाता है। मुझे आइडिया अच्छा लगा था, तब तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही था किसी और देश का। फिर भी मैं रात को 11 बजे वो देखने गया था, और वो इतनी हमें अट्रैक्टिव लगी थी, इतना पोटेंशियल उसमें दिखा था, खासतौर पे क्योंकि दुनिया भर से, अफ्रीका से, गल्फ कंट्रीज से, ईस्टर्न यूरोप से कई लोग
यहाँ पे आते हैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए। तो हमने डीपी वर्ल्ड के साथ चर्चा शुरू की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अब वो पूरी प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। एक बहुत बड़ी जमीन दुबई की यूएई की सरकार ने जबल अली फ्री ट्रेड जोन में डीपी वर्ल्ड को दी है, जिसमें पहले फेज अकेले में शायद 22 से 25 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन करके शोरूम और वेयरहाउस फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। उसकी कनेक्टिविटी इतनी लाजवाब बनाई है कि उनके नए एयरपोर्ट के नज़दीक है। मेट्रो रेल जो दुबई और अबू धाबी को कनेक्ट करती है वो वहाँ से गुजरती है। हाईवे नेटवर्क वहाँ तक जाता है। इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अब भारत मार्ट आने जा रहा है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी जमीन आज से उन्होंने रिजर्व करके रखी। और एक प्रकार से यही है ताकत यूएई और भारत के संबंधों की। सर, इसके भारत मार्ट के आने की संभावना दो अभी उन्होंने टेंडर कर दिया है, अगले महीने उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे और जिस स्पीड पे यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है लगभग 1.5 से 2 साल में 2027 तक ये तैयार हो जाएगा। सर, एक और वाया भारत मार्ट और अदरवाइज एक्सेस टू द अफ्रीका मार्केट्स दैट इज आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय भारत। सो इस विजिट में मेरे साथ कई सारे बिजनेस डेलीगेशंस आए हैं, टेक्सटाइल्स के, श्रिम्प के, मछुआरों के एक्सपोर्टर्स, मच्छी के एक्सपोर्टर्स, अलग अलग क्षेत्र के सेक्टोरल डेलीगेशंस हम इस बार पर्टिकुलरली लाए हैं, जो यहाँ के लोकल सेक्टोरल इंडस्ट्री से भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि अफ्रीका के बहुत लोग आते हैं अपना सामान खरीदने, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हम अफ्रीका या बाकी गल्फ कंट्रीज और ईस्ट यूरोप में भी ये इन चीज़ों में बल देके, जिससे लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार भारत में मिल सकता है। Sir, last year, ADIA has opened its office in GIFT City. Has they thrown any light on their future investment plans in India during the meeting? आज ही आडिया के चेयरमैन स्वाभाविक रूप से मेरे काउंटर पार्ट है, पर साथ साथ में उनकी शायद पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट निकली है जो बताती है आडिया के ब्रॉड इन्वेस्टमेंट्स। तो उनके अधिकारी बता रहे थे कि भारत बहुत सेंट्रल है उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। आज भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है आडिया के भारत में, और वो चाहते हैं कि भारत और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आडिया को ऑफर करे, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज सेक्टर में। आडिया का और साथ ही और भी यहाँ के जो सॉवरिन वेल्थ फंड्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है अभी, और दिन में भी होनी है, कल भी होनी है। बहुत इंटरेस्ट है यहाँ निवेश करने में, और CII फिक्की को भी हमने कहा है कि वो भी इस प्रकार के भारत में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करके एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर बन जाए। यहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशन और भारत की इंडस्ट्री एसोसिएशन मिलके देखे कहाँ साझेदारी, कहाँ पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। एक और बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल की भी एक बहुत अच्छी डेलीगेशन आई है। हमने जब FTA किया था तब फार्मास्यूटिकल भारत के यहाँ पे आ सके, उनको फास्टर पाथवे मिले, वो भी समझौते का एक हिस्सा था। और उसमें गत 2-2.5 वर्षों से चर्चाएं चल रही हैं। जो उसमें कठिनाइयाँ थी वो सब UAE ने रिजॉल्व करने का मार्ग प्रशस्त किया है। और हमारे साथ फार्मास्यूटिकल के भी एक अच्छे डेलीगेशन ने 2 घंटे की मीटिंग अभी संपन्न हुई है। ऐसी 2 घंटे की बड़ी सार्थक मीटिंग, आउटकम ओरिएंटेड मीटिंग अभी करी है। और जो हमारे फार्मा के लोग आए हैं वो बहुत ही संतुष्टि जता रहे थे इस बार के विजिट से। You talked about 5 focus sectors: textiles, fisheries, leather, processing, and pharma, which you just mentioned. What is the plan there? I mean, is it? You also mentioned about Africa. So, is it just for UAE market, or using UAE as some sort of a hub for these sectors?
And also, you mentioned about the 100 billion target for non-oil, Precious metals. What is the current level of trade for the non-oil, non-precious metals? When we talk of these new sectors or particular focus sectors, obviously it is also for the UAE market. It is a big market with a lot of spending power, a lot of consumer demand. So UAE market will obviously figure prominently in that. But all of the Gulf sources very heavily from UAE. A lot of African countries find it easy to source from Dubai because of air connectivity and easier logistics from Dubai to different parts of Africa. There are many Central Asian nations which have good connectivity from Dubai. They don't have the same connectivity from India. So all this Kazakhstan, Uzbekistan, all of these countries, the connectivity from Dubai is better than from India. So I believe there's huge potential in these regions for India to send made in India goods to these regions also. The current level of non-oil, non-precious metal trade is about $50-55 billion, which we hope to double in the next 3 years or so. As the Indian economy grows, as the Indian economy reaches higher levels. I would like to mention one very good news. You are all aware that we already have an IIT functioning in UAE. Last week or 10 days back, my colleague and friend, Honorable Minister Dharmendra Pradhan, came for the inauguration of the IIM, which was attended by the Crown Prince of Dubai also. We have now received all the approvals for setting up an Indian Institute of Foreign Trade, IIFT, in Dubai. And some of you may recall that during Dubai Expo, we had set up a whole big pavilion and the UAE government had given us rights to hold the pavilion since we had invested money in creating a permanent structure. That place is available with the Commerce Ministry and IIFT campus is being set up at the Dubai Expo location. The Indian diaspora will also benefit significantly, as will the local UAE people who will get an exposure to international foreign trade education of a very high level. IIFT, as you may be aware, is amongst the top 50 ranked universities in India today. One immediate requirement is because of the US bloc, there is some excess of exports. You're working with the exporters and opening up the Indian market. But is there any facilitation, like you said, of using the UAE for those goods and to facilitate the FIE? We do not encourage any Indian exporter to transship goods to America. So at no point of time would we like to see or encourage or even allow Indian exports to go to America from UAE. But if those goods come to UAE and are sent to other Asian countries or African countries or other parts of the region, declaring them to be made in India goods, I think it will be a very welcome step. And we will be looking at creating such pathways in addition to the huge consumer demand that we foresee starting from 22nd September, first day of Navratri, when the GST cuts come into effect and almost everything of daily necessity becomes cheaper for the Indian consumer. सर टेक्सटाइल लेदर फार्मा जो आपने पर्टिकुलर सेक्टर्स जो लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है हमारा, तो वो क्या हमारे जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या दुबई में या यूएई में उसकी फैक्ट्री लगाने के लिए ही चाह रहे हैं ताकि यहाँ जो अफ्रीकन मार्केट है, गल्फ मार्केट है और सेंट्रल एशिया मार्केट है उसको कैप्चर कर सके? अगर कोई लगाना चाहे तो हम तो कोई रोकते नहीं है, लेकिन साधारणतः ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो भारत में ही फैक्ट्री लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि भारत में लेबर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है,
यहाँ पे लेबर नहीं होने के कारण भारत से नया लाना पड़ेगा, उनको ठहराना पड़ेगा, उनके सब खर्चे उठाने पड़ेंगे। पर अगर कोई यहाँ भी फैक्ट्री लगाना चाहे तो पोटेंशियल है और यहाँ की सरकार काफ़ी सुविधाएं देती है यहाँ पे निवेश को एनकरेज करने के लिए। Geopolitics and geoeconomics influence each other. There is a development today where Saudi Arabia has signed a defense cooperation with Pakistan, and Saudi Arabia seems to be very close to Bharat. Now, will that have an impact in the neighborhood and also on trade relations going forward? Well, I'm not aware of the details of that. I was busy in my meetings in UAE, so I think I'll refrain from commenting anything on this subject. But as far as our relations with the UAE go, they are very, very strong. They are underpinned by deep relationship between Prime Minister Modi and His Highness the President of UAE. At every level, from people to people contact, business exchanges, and government and leadership levels, we are very close to each other. And I don't think the UAE-India relationship will get affected by any of these developments. सर, आपने कहा कि डिफेंस और एरोस्पेस पर भी चर्चा हुई और इसमें स्पेस क्षेत्र पर उन्होंने काफी रुचि दिखाई। वो रुचि की दिशा क्या है उनकी? एक तो उनको अल्टीमेट इंटरेस्ट है कि ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स डालना चाहते हैं। ऑलरेडी शायद भारत से यूएई के कुछ सैटेलाइट्स का लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ वो भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम और जो सप्लायर इकोसिस्टम स्पेस सेक्टर में खड़ा हुआ है आज, उसमें निवेश में भी यूएई ने रुचि दिखाई है। ठीक, इन्वेस्टमेंट मीट में कोई अभी हाल फिलहाल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की का भी कोई प्रॉमिस हुआ है इंडिया में? ये मीटिंग स्ट्रक्चरल विषयों के ऊपर रहती है। स्पेसिफिक निवेश करना नहीं करना, किस पे करना, वो तो दोनों इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच का बात है। सरकार कभी कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेके बीच में नहीं पड़ती।